बारिश की बूंदों के बीच काले कोट में खड़ा ये शख्स बेयुआन के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है। वंग हाओ एक ऐसी ताकत जिसके आगे सब सिर झुकाते हैं। पर क्या आप यकीन करेंगे कि ये खौफनाक बॉस एक वक्त पर स्कूल का सबसे बड़ा लूजर था? कहानी हमें कुछ साल पीछे ले जाती है। वॉन्ग हाओ का सपना बस एक अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन लेना था। क्लास में पढ़ाई के वक्त टीचर उसे एक मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहते हैं। वॉन्ग हाओ बिल्कुल सही जवाब देता है, पर जैसे ही वो बैठने लगता है एक लड़का अचानक उसकी कुर्सी पीछे खींच लेता है। वॉन्ग हाओ जमीन पर गिर पड़ता है और पूरी क्लास उस पर जोर जोर से हंसने लगती है। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। पिछले 3 सालों से वो इन सब के लिए बस एक मजाक बनकर रह गया था। तभी एक बुली आकर उसके सिर पर मारता है और उसे डांटते हुए चुपचाप बैठने को कहता है। वंग हाओ का गुस्सा अब आसमान छू रहा था और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता। वो घूमकर उस लड़के के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, लेकिन उस अकेले की हिम्मत उन गुंडों के आगे ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल उस बुली के सारे दोस्त वंग हाओ पर टूट पड़ते हैं। वो सब मिलकर उसे बुरी तरह जमीन पर गिराकर पीटते हैं। चोट खाया हुआ और दर्द से रोता हुआ वंग हाओ खुद से बस यही सवाल करता है कि आखिर उसने क्या गलत किया है, क्यों वो इस नरक से बाहर नहीं निकल पा रहा। लेकिन उसकी परेशानियां यहाँ खत्म नहीं होती। ग्राउंड में जब वंग हाओ अकेले फुटबॉल खेलना चाहता था तो वहां भी वो गुंडे आ जाते हैं और उसे पनौती बोलकर बेइज्जती करके वहां से भगा देते हैं। कुछ दिनों बाद उन गुंडों ने खुद फुटबॉल फाड़ दी थी, पर इसका सारा इल्जाम वो जबरदस्ती वंग हाओ पर थोप देते हैं। वंग हाओ चिल्लाता है कि उसने बॉल को छुआ तक नहीं, पर गुंडों की उस भीड़ में उसकी कोई नहीं सुनता। वो आखिरकार समझ चुका था कि इस कमजोर दुनिया में सच्चाई की नहीं, सिर्फ ताकत की अहमियत है। आखिरी उम्मीद लेकर वो अपने टीचर के पास जाता है और बताता है कि कैसे वो लड़के उसे बिना वजह पीटते हैं और उस पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन टीचर उसकी मदद करने के बजाय अपने फोन में देखते हुए उल्टा उसी को ताना मारता है कि अगर सब लोग मिलकर सिर्फ तुम्हें ही परेशान करते हैं तो जरूर प्रॉब्लम तुम्हारे ही अंदर होगी। टीचर उसे डांट कर वहां से निकल जाने को कहता है। गुस्से और बेबसी से भरा वॉन्ग हाओ अब अपनी सीट पर वापस आता है। उसकी आंखों में एक अलग ही आग जल उठती है। अपनी बुक पर गुस्से से पेन चलाते हुए जिससे पन्ना तक फट जाता है, वो फैसला करता है कि वो किसी भी हालत में इस कीचड़ से निकलकर चिंगनान हाई स्कूल जाएगा ताकि वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये नया सफर उसे किस खौफनाक रास्ते पर ले जाने वाला है। एक दिन स्कूल में वंग हाओ अपने टीचर के पास खड़ा था, जहां टीचर उसकी एडमिशन नोटिस ढूंढ रहे थे। अलमारी के सारे ड्रॉर्स छान मारने के बाद भी जब नोटिस नहीं मिला तो टीचर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अजीब बात है, अभी तो यही था। फिर उन्हें याद आया कि थोड़ी देर पहले क्लास का सबसे बड़ा बुली जू यंग और उसके दोस्त भी अपनी नोटिस लेने आए थे। टीचर ने शक जताया कि कहीं वो लोग वंग हाओ की नोटिस भी अपने साथ तो नहीं ले गए और उसे जाकर चेक करने को कहा। जाओ यंग का नाम सुनते ही वंग हाओ के होश उड़ गए। उसे अच्छे से पता था कि वो गुंडे उसकी मदद कभी नहीं करेंगे। वो समझ गया कि वो लोग उसकी एडमिशन नोटिस को फाड़ना या जलाना चाहते हैं, जो उसके नए मुस्तकबिल की आखिरी उम्मीद थी। वंग हाओ रोते हुए टीचर को थैंक यू बोलकर वहां से तेजी से भागा। बाहर ग्राउंड में जू यंग और उसकी गैंग एक गटर के ढक्कन के पास खड़े होकर हंस रहे थे। उनके हाथ में वंग हाओ की वही एडमिशन नोटिस थी। वंग हाओ हांफते हुए वहां पहुंचा और गिड़गिड़ाए हुए बोला कि जू यंग, मेरी नोटिस मुझे वापस दे दो। लेकिन जू यंग उसे चिढ़ाते हुए नोटिस को हवा में ऊंचा उठा देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो छीन कर दिखा। सारे लड़के तालियां बजाकर वंग हाओ का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि कम कद होने की वजह से वंग हाओ वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। अपनी आखिरी उम्मीद को यूं खोते देख वंग हाओ पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो हाथ जोड़कर रोने लगा। वो गिड़गिड़ाए हुए बोला कि जू यांग, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मेरी नोटिस मुझे वापस दे दो। उसकी इस बेबसी पर वो सब और जोर से हंसने लगे। जू यांग ने मौका पाकर एक शर्त रखी। उसने नोटिस को जमीन के पास किया और बड़ी ही कमीनी मुस्कान के साथ बोला कि अगर तुम मेरे आगे घुटने टेक दो तो मैं ये तुम्हें वापस दे दूंगा। वंग हाओ के पास कोई रास्ता नहीं था। इस नरक से निकलने के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और गटर के ढक्कन के पास ही घुटने टेक दी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वो इस जगह से जरूर निकलेगा और इस जिल्लत का बदला एक दिन जरूर लेगा। लेकिन जू यंग का मजाक यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही वंग हाओ ने घुटने टेके, जू यंग ने अचानक अपना हाथ खाली दिखाया और बोला कि ओह, नोटिस तो गलती से गटर के अंदर गिर गई। वंग हाओ का दिल बैठ गया, पर अगले ही पल जू यंग ने अपने पॉकेट से असली रेड एडमिशन लेटर निकाला और हंसते हुए बोला कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा लूजर इस स्कूल में सिलेक्ट हो गया। इस बार तो तुमने हैरान कर दिया। वो उस लेटर से वंग हाओ के सिर पर मारता है और उसे जमीन पर रोता हुआ छोड़कर अपनी गैंग के साथ हंसी मजाक करते हुए चला जाता है। वंग हाओ जमीन पर बैठकर उस लेटर को देखता है और रोती हुई आंखों के साथ मुस्कुराता है कि आखिरकार वो अब यहां से जा सकता है। चिंगनान हाई स्कूल का रास्ता अब साफ था।
गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। वंग हाओ अपने घर के आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसकी माँ कपड़े धोने के लिए बाहर आती हैं और उसे ताना मारती हैं कि सारे दिन घर में क्यों घुसा रहता है, बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेला कर। उसके पिता भी बीड़ी पीते हुए कहते हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया है तो थोड़ा घूम फिर कर रिलैक्स कर लो, पर वंग हाओ कहता है कि वो घर पर ही ठीक है। तभी वहां एक लंबे काले कोट में एक लड़का एंटर होता है, जिसे देखकर वंग हाओ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वो उसका बड़ा भाई जैसा दोस्त युगे था। युगे बताता है कि वो शहर के चंगनान वोकेशनल कॉलेज में पढ़ता है, जो वंग हाओ के नए स्कूल के बिल्कुल पास है। वंग हाओ उत्सुकता से शहर और उस स्कूल के बारे में पूछता है तो युगे उसे बताता है कि वहां बहुत सारे इंटरनेट कैफेज, खाने पीने की गलियां और शहर जाने के लिए काफी बसेस हैं। जाते जाते युगे उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि अगर चंगनान हाई स्कूल में कोई भी तकलीफ हो तो मुझे याद करना। युगो के जाने के बाद वंग हाओ थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे याद आता है कि मिडिल स्कूल में भी एक लड़के ने उसे ऐसे ही प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, पर बाद में वो खुद उससे प्रोटेक्शन मनी मांगने लगा था। वंग हाओ को लगता है कि चंगनान हाई स्कूल तो एक टॉप लेवल स्कूल है, वहां भला क्या मुसीबत आएगी, वहां तो सब पढ़ने वाले बच्चे होंगे। वो अपने पुराने बुरे वक्त को भूलकर एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है और आखिरकार स्कूल का पहला दिन आ जाता है। वंग हाओ अपने माता पिता के साथ भारी बिस्तर और सामान लेकर बस स्टॉप पर खड़ा होता है। बस आने पर उसकी माँ काफी जल्दी में उसे अंदर भेजती हैं ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए देर ना हो जाए। बस के अंदर वंग हाओ थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसके माता पिता इतना सारा सामान उठाए हुए थे। जब वो सब चंगनान हाई स्कूल पहुंचते हैं तो स्कूल की शानदार बिल्डिंग देखकर वंग हाओ के पिता के आंसू निकल आते हैं। माँ काउंटर पर बैठी माम से पूछती हैं कि फ्रेशमैन वंग हाओ का हॉस्टल रूम कहाँ है, तो मैम बताती हैं कि बिल्डिंग नंबर 3 रूम नंबर 203 में चले जाओ और वहां बिस्तर पहले से मिलेंगे, सामान लाने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर पिता थोड़ा निराश होते हैं कि इतनी दूर फिजूल में सामान उठाकर लाए। माँ वंग हाओ को पहले अंदर भेज देती हैं और कहती हैं कि वो सामान वापस छोड़कर बाद में उससे मिलने आएंगी। वोंग हाओ अपनी नई क्लास में एंटर होता है और सबको स्माइल करते हुए अपना इंट्रो देता है। वहां उसकी दोस्ती जांग चांग और लीना नाम के बच्चों से होती है जो बहुत फ्रेंडली थे। तभी उसकी नजर क्लास में बैठी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो पिंक जैकेट पहने हुई थी। वोंग हाओ उसके पास जाता है और अपना नाम बताता है। वो लड़की बड़ी ही प्यारी मुस्कान के साथ अपना नाम स्या शुए बताती है। तभी स्कूल के स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है कि सारे नए स्टूडेंट्स अपनी स्टूल्स लेकर ग्राउंड में इकट्ठा हो जाएं। वंग हाओ मौका देखकर शाजुए से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी स्टूल उठाने में मदद करूं। शाजुए उसे थैंक यू बोलती है और दोनों एक साथ ग्राउंड की तरफ चल देते हैं। ग्राउंड में जब सब बैठे होते हैं तो शाजुए से आने वाली हसीन खुशबू वंग हाओ का दिल धड़का देती है। वो सामने देखने का नाटक तो कर रहा था पर उसकी नजरें बार बार चोरी छुपे शाजुए को ही निहार रही थी। सेरेमोनी खत्म होने के बाद दोनों चुपचाप क्लास की तरफ वापस जाने लगते हैं। वोंग हाओ को लग रहा था कि उसकी जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस शानदार स्कूल की दीवारों के पीछे एक ऐसी अंधेरी और खौफनाक दुनिया उसका इंतजार कर रही है जो उसकी सोच से भी परे थी। सीन शिफ्ट होता है एक क्लासरूम में। टीचर अंदर आते हैं और वोंग हाओ यहाँ एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बैठा होता है। ये बिल्कुल वैसी ही स्कूल लाइफ थी जिसका उसने सपना देखा था। वह अपने बगल में बैठी लड़की शाजुए से पूछता है कि क्या हम आगे भी एक साथ बैठ सकते हैं। शाजुए खुशी से हाँ बोल देती है। तभी टीचर अनाउंस करते हैं कि आज एक नया स्टूडेंट आने वाला है। क्लास में सब कंप्लेन करते हैं कि पहले ही दिन कोई लेट कैसे हो सकता है। दरवाजा खुलता है और एक लंबा, चौड़ा और खतरनाक दिखने वाला लड़का अंदर आता है। इसका नाम जू यंग है। वह बताता है कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं और वे सिर्फ बास्केटबॉल की स्पोर्ट्स कोटा की वजह से इस टॉप स्कूल में आया है। टीचर उसकी पर्सनैलिटी देखकर उसे तुरंत क्लास मॉनिटर बना देते हैं। पूरी क्लास खुशी से तालियां बजाती है, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगला पल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। वंग हाओ की हालत अचानक खराब हो जाती है। वह डर से कांपने लगता है। वह अपने मन में कहता है सब खत्म हो गया, मैं इतनी मेहनत करके यहाँ आया, फिर बीएचआई इससे बच नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जू यांग इस स्कूल में कैसे आ गया। तभी टीचर बोलते हैं कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं वो अपनी पसंद की सीट चुन सकता है। वंग हाओ अपना सामान उठाता है और जू यंग की नजरों से बचते हुए पीछे बैठे एक चश्मे वाले लड़के लियू जिहोंग के पास चला जाता है। दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और दोस्त बन जाते हैं। फ्री टाइम मिलते ही जू यंग अपना रौब जमाने के लिए सबको अपनी तरफ से लंच पर ट्रीट देने का ऑफर करता है। ये सुनकर पूरी क्लास खुशी से झूम उठती है। लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होने वाली थी। जू यंग अचानक अपनी उंगली वंग हाओ की तरफ पॉइंट करता है और सबके सामने कहता है सिर्फ इसे छोड़कर। वे कहता है कि ये हमारे साथ खाना खाने के लायक नहीं है। वह बताता है कि हम दोनों एक ही टाउन से हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये कैसा इंसान है। वह सबको प्रॉमिस करता है कि लंच के टाइम वह वंग हाओ की सारी सच्चाई सबको बताएगा। पूरी क्लास जोर जोर से वंग हाओ पर हंसने लगती है। वंग हाओ को बहुत ह्यूमिलिएशन फील होता है पर वह चुपचाप नीचे देखता रहता है। थोड़ी देर बाद शाजुए उसके पास आती है। वह गुस्से में पूछती है कि तुमने जू यंग को पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया। वंग हाओ कहता है कि उसकी हिम्मत नहीं है क्योंकि अगर उसने कुछ बोला तो अंजाम और भी बुरा होगा।
ये सुनकर शाशुए थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है। वह समझाती है कि अगर तुम खुद के लिए खड़े नहीं होगे तो कोई और भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वह स्ट्रांगली कहती है कि अगली बार अगर उसने तुम्हें परेशान किया तो तुम्हें पलटवार करना ही होगा, और अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी तरफ से स्टैंड लूंगी, क्योंकि मुझसे तुम्हारी यह बेइज्जती नहीं देखी जाती। यह सुनकर वंग हाओ थोड़ा हैरान होता है, पर उसे हिम्मत मिलती है। वह कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उससे निपट लूंगा। यह सुनकर शियाजुए खुशी से मुस्कुरा देती है। लेकिन क्या सच में वंग हाओ डर छोड़कर जू यंग का सामना कर पाएगा, या लंच टाइम में जू यंग उसका कोई ऐसा राज खोलने वाला है जिससे इस नए स्कूल में वंग हाओ की जिंदगी पहले दिन ही बर्बाद हो जाएगी। शाजुए की बातों से वंग हाओ को थोड़ी हिम्मत मिलती है और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल वहां जू यंग अपने दोस्तों के गैंग के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। जाओ यंग गुस्से में पूछता है कि शाजुए उससे क्या कह रही थी। वंग हाओ थोड़ा घबरा कर कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन जू यंग कहाँ मानने वाला था। वह वंग हाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तू खुद को कोई हीरो समझता है क्या। फिर वह जोर से वंग हाओ की टेबल पर मुक्का मारता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, लगता है तेरी हड्डियों में फिर से खुजली हो रही है। डर के मारे वंग हाओ तुरंत अपनी जगह से उठता है और कॉरिडोर में भागने लगता है। भागते हुए वह अपने मन में सोचता है कि भले ही यह कायरता हो, पर चुपचाप खड़े रहकर मार खाने से तो बेहतर ही है। लेकिन तभी पीछे मुड़कर देखने पर उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। जू यांग का एक दोस्त ली जय उसे आगे बढ़ने से रोक देता है और जू यांग उसकी बात मान भी जाता है। यह देखकर वंग हाओ को रियलाइज होता है कि इस ग्रुप का असली बॉस जू यांग नहीं बल्कि ली जय है। इस घटना के बाद वंग हाओ पूरी तरह टूट चुका था। वह कैफेटेरिया में अकेला बैठकर बचे हुए डर के साथ अपना खाना खाता है। रात को डॉर्म रूम में भी उसे शांति नहीं मिलती। उसके सभी रूममेट्स जू यंग की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं कि वह कितना अमीर और कूल है। उनमें से एक लड़का हंसते हुए बताता है कि जू यंग ने उन्हें वंग हाओ का राज बता दिया है। वह बताता है कि वंग हाओ मिडिल स्कूल में सबसे ज्यादा मार खाने वाला डरपोक लड़का था और अब यहाँ भी क्लास मॉनिटर उसे छोड़ने वाला नहीं है। अपने ही दोस्तों के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनकर वंग हाओ चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह खुद से सवाल करता है कि मैं इतना डरपोक क्यों हूँ, क्या कोई आकर मुझे इस नरक से निकालेगा। पर अचानक उसकी मुट्ठी गुस्से से भींच जाती है। वह आंसू पोंछते हुए डिसाइड करता है कि अब और नहीं, कोई और उसे बचाने नहीं आएगा, उसे खुद ही अपने आप को बचाना होगा। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। अगले दिन जब वंग हाओ क्लास में एंटर करता है तो उसके चलने के ढंग और आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। जू यांग उसे देखकर स्मग करता है, जैसे सोच रहा हो कि आज फिर इसका शिकार करेगा। पर वंग हाओ बिना किसी डर के चुपचाप अपने दोस्त जीहोंग के पास आकर बैठ जाता है। जीहोंग भी नोटिस करता है कि आज वंग हाओ थोड़ा अलग लग रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्लास में फिर से तमाशा शुरू हो जाता है। टीचर बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं और पीछे बैठा जू यंग मजे से चिकन खा रहा होता है। वह जानबूझकर चिकन की झूठी हड्डियां वंग हाओ पर फेंकने लगता है। एक हड्डी सीधे वंग हाओ के सर पर आकर गिरती है। पूरी क्लास के सामने जू यंग जोर जोर से उस पर हंसने लगता है। इस बार वंग हाओ का डर गुस्से में बदल जाता है। उसका खून खौलने लगता है और वह अपने पेन को जोर से पकड़ते हुए सोचता है कि मुझे मजबूर मत करो। वह गुस्से से आग बबूला होकर जू यंग को सबक सिखाने के लिए उठने ही वाला होता है कि तभी टीचर जोर से चिल्लाते हैं, क्लास में शांति रखो। इस वजह से वंग हाओ रुक जाता है। क्लास खत्म होने के बाद शाशुए परेशान होकर वंग हाओ के पास आती है और पूछती है कि क्या जू यंग ने तुम्हें फिर से परेशान किया। जाओ यंग ठीक उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से से उन्हें देख रहा था, पर इस बार वंग हाओ के चेहरे पर डर का एक नामो निशान नहीं था। वह एक शांत और कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहता है, कोई बात नहीं, मैं उससे खुद निपट लूंगा, तुम बस देखती जाओ। उसका यह नया और निडर रूप देखकर शाजुए और जू यांग दोनों हैरान रह जाते हैं और जू यांग को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए वंग हाओ सबके सामने प्यार से शाजुए के सर पर हाथ फेरने लगे। वहीं पीछे बैठा वह गंजा बुली बड़े आराम से चिकन खा रहा था और उन्हें गुस्से से घूर रहा था। जैसे ही क्लास खत्म होती है, हीरो अपनी जगह से उठता है। वह चुपचाप खिड़की के पास रखा एक भारी गमला उठाता है। उसकी इस हरकत को देखकर पूरी क्लास और वह लड़की हैरान रह जाते हैं। गंजा बुली अभी कुछ समझ ही पाता कि अचानक हीरो वह पूरा का पूरा गमला पूरी ताकत से उसके मुंह पर दे मारता है। गमला बुरी तरह टूट जाता है और मिट्टी हवा में उड़ने लगती है। हीरो यही नहीं रुकता, वह गुस्से में डेस्क को लात मारकर साइड करता है और उस बुली पर टूट पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। वह चिल्ला चिल्लाकर उस बुली के मुंह पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। वह उसे जमीन पर पटक देता है और दर्द और गुस्से में चीखता है कि आज वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हीरो का यह खौफनाक रूप देखकर पूरी क्लास डरी हुई थी। तभी बाकी लड़के आगे आते हैं और किसी तरह हीरो को पकड़कर पीछे खींचते हैं, पर हीरो अभी भी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था और गुस्से से चीख रहा था। बुली जमीन पर गिरा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था और वह पूरी तरह सदमे में था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि हीरो पलटकर इतना भयानक वार करेगा। हीरो खुद को शांत करता है, अपने कपड़े ठीक करता है और वहां से जाने लगता है। जाते जाते वह उसे एक आखिरी वार्निंग देता है कि दोपहर में वह वापस आएगा
आएगा और उसे इससे भी बुरी तरह पीटेगा। बाहर हॉलवे में चलते हुए हीरो का एड्रेनलिन ठंडा होता है और वह रोने लगता है। उसे पता था कि जो उसने अभी किया है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हॉस्टल में उस बुली के दोस्त उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह रोता हुआ सोचता है कि क्या यू चेंगफेई नाम का लड़का उसकी मदद करेगा, जो एक वोकेशनल कॉलेज का जाना माना बदमाश था। पर अभी के लिए स्कूल में रुकना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए हीरो चुपचाप स्कूल के पीछे की तरफ जाता है और कांच के टुकड़ों से भरी ऊंची दीवार को फांदकर बाहर कूद जाता है। घास पर गिरने के बाद वो खुद पर ही हंसता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उस जैसा एक पढ़ाकू और शांत स्टूडेंट कभी स्कूल से इस तरह दीवार कूदकर भागेगा। वह अकेला ही शहर की सड़कों की तरफ निकल जाता है। कहानी की शुरुआत में वांग हाओ एक इंटरनेट कैफे के बाहर खड़ा होता है, लेकिन आज का वांग हाओ कोई किंग नहीं बल्कि एक आम सा डरा हुआ लड़का है। अंदर काफी धुआं और भीड़ है और वहां दो बहुत ही खतरनाक दिखने वाले लड़के बैठे हुए थे। एक व्हाइट बालों वाला जिसका नाम युएन शाओ था और दूसरा ब्लैक शर्ट वाला मेंग लियांग। वांग हाओ डरते हुए अंदर जाता है क्योंकि उसे यहाँ यू चेंगफेई की तलाश थी। जब वह आसपास देखता है तो उसे वह कहीं नहीं मिलता। वह काउंटर पर जाकर कैफे के बॉस से पूछता है कि क्या उसने चेंगनन स्कूल के यू चेंगफेई को देखा है। बॉस बताता है कि उसने रात भर बैठकर गेमिंग की है और अभी पक्का अपने डॉर्म में सो रहा होगा। ये सुनकर वांग हाओ की उम्मीद टूट जाती है, लेकिन असली दिक्कत अब शुरू होने वाली थी। वांग हाओ हिम्मत करके उन खतरनाक लड़कों से पूछता है कि क्या वो यू चेंगफेई को जानते हैं, क्योंकि यू चेंगफेई उसका बड़ा भाई है और उसे उससे एक जरूरी काम है। ये बात सुनते ही पूरे कैफे में हंसी छूट जाती है। सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। युएन शाओ हंसते हुए कहता है कि ये कितनी अजीब बात है, यहाँ कौन है जो यू चेंगफेई को नहीं जानता। उसका भौकाल पूरे स्कूल में इतना ज्यादा है कि बच्चा बच्चा उसके नाम से वाकिफ है। सबको इस तरह हंसता देख वांग हाओ को गुस्सा आ जाता है। वह थोड़े तेवर में कहता है कि अगर जानते हो तो सीधे सीधे बताओ, वरना मैं जा रहा हूँ। युएन शाओ को उसके ये नखरे बहुत दिलचस्प लगते हैं। वह उससे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या आफत आ गई, क्या किसी ने तेरी पिटाई कर दी है। वांग हाओ बड़ी मासूमियत से जवाब देता है कि अभी नहीं, पर दोपहर तक पक्का पिटने वाला हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद हर एक लड़का फिर से जोर जोर से हंसने लगता है। वांग हाओ गिड़गिड़ाता है कि उसे जल्दी बताओ वरना आज उसका बचना मुश्किल है। उसकी ये हालत देखकर मंग लियांग को उस पर तरस आ जाता है और वह कहता है कि ठीक है, वह उसे यू चेंगफेई के पास ले जाएगा। दोनों कैफे से बाहर निकलकर चलने लगते हैं। रास्ते में मेंग लियांग उससे पूछता है कि आखिर चक्कर क्या है। वांग हाओ बताता है कि उसने पूरी क्लास के सामने जू यंग नाम के एक लड़के को बुरी तरह पीटा है और अब वो लोग दोपहर में डॉर्म के बाहर उसका हिसाब बराबर करने के लिए इंतजार कर रहे होंगे। मेंग लियांग ये सुनकर हंसता है और कहता है कि बस इतनी सी बात, इस छोटे से काम के लिए यू चेंगफेई को परेशान करने की जरूरत नहीं है, वह खुद ही इसे अकेले निपटा देगा। पर वांग हाओ को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। वह कहता है कि वह उसे ढंग से जानता तक नहीं है। तब मेंग लियांग उसे समझाता है कि यू चेंगफेई का भाई मतलब उन सब का भाई, और अब उसकी परेशानी उनकी परेशानी है। वे आज दोपहर तक इस पूरे मामले को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। वांग हाओ अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि ये अकेले इतने सारे लड़कों को कैसे संभालेगा, क्या ये रास्ते चलते किसी को भी मदद के लिए बुला लेगा। तभी अचानक मेंग लियांग सड़क के उस पार एक लड़के को आवाज लगाता है, ये जन इधर आओ। एक व्हाइट जैकेट वाला लड़का अपने दोस्तों के साथ दौड़कर वहां आता है और मेंग लियांग को बहुत इज्जत से भाई बुलाता है। मेंग लियांग उसे डांटता है कि वह क्लास छोड़कर बाहर क्यों घूम रहा है, पर इस समय येजन के सामने उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। येजन हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ खाना खाने की बात करता है और कहता है कि उन्हें जल्दी ही क्लास के लिए निकलना होगा। तभी लियांगे आगे आता है और उनसे एक जरूरी बात करने को कहता है। येजन बिल्कुल तैयार हो जाता है और कहता है कि लियांगे के लिए वह कुछ भी करने को राजी है। लियांगे अपने छोटे भाई वांग हाओ से मिलवाता है, जो उन्हीं के स्कूल का एक नया स्टूडेंट है। वांग हाओ को देखते ही येजन कहता है कि यह चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। लियांगे बताता है कि वांग हाओ को उसकी क्लास में थोड़ी परेशानी हो गई है और वह चाहता है कि येजन इस मामले को संभाल ले। येजन गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जो लियांगे के भाई को परेशान करे, वह उसकी खाल खींच निकालेगा। लियांगे उसे उस लड़के का नाम बताता है, जू यंग। नाम सुनते ही येजन को सब याद आ जाता है। वह समझ जाता है कि यह वही जू यंग है जो ली जाई की क्लास का मॉनिटर है, जो बाहर से यहाँ पढ़ने आया है। वह बड़े आराम से कहता है कि वह उसे मजा चखाएगा। लियांगे ये सुनकर खुश होता है और मामला उसे सौंप कर अपने रास्ते निकलने लगता है, क्योंकि उसे गेम में मॉन्स्टर्स को मारना था। लेकिन वांग हाओ बात को बीच में ही रोक देता है और कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला। लियांगे को लगता है कि शायद वांग हाओ डर रहा है, पर वांग हाओ बताता है कि असली दिक्कत जू यंग नहीं बल्कि उसके साथ खड़ा रहने वाला ली जाए है। अगर येजन ने जू यंग पर हाथ उठाया तो ली जाए बिल्कुल शांत नहीं बैठेगा। लियांगे को लीजे के बारे में कुछ खास पता नहीं था, इसलिए वह पूछता है कि यह ली जाए आखिर है कौन और उसकी क्या औकात है। येजन बताता है कि ली जाए भी बेयुआन से ही है और अगर वह इस सब में बीच में आया तो मामला सच में थोड़ा पेचीदा हो सकता है। लियांगे को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि अगर ये जैन को यह काम मुश्किल लग रहा है तो वह अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाए, वह किसी और को ढूंढ लेगा। येजन तुरंत पीछे हट जाता है और हाथ जोड़ते हुए कहता है कि वह इस काम को जरूर करेगा, क्योंकि ली जाए के साथ उसके रिश्ते ठीक ठाक हैं और वह उसकी इतनी बात तो मान ही लेगा।
फिर ये जान पूछना चाहता है कि आखिर वांग हाओ और जू यंग के बीच मामला कितना बड़ा है। वांग हाओ बताता है कि उसने पूरी क्लास के सामने जू यंग की अच्छी तरह पिटाई की है और यह भी कहा था कि वह दोपहर को उसे फिर से पीटेगा, इसीलिए वह सब जरूर हॉस्टल में उसका इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर लियांगे और येजन दोनों खुश हो जाते हैं। लियांगो को अपने भाई पर नाज होता है और येजन कहता है कि अब इसकी चिंता करने की कोई बात नहीं, वे सब मिलकर उसे एक बार फिर मजा चखाएंगे। वांग हाओ के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है क्योंकि वह तो बस इसी मौके के इंतजार में था। इसके बाद वह सब एक गेमिंग जोन के अंदर दाखिल होते हैं जहां पहले से ही काफी भीड़ थी और हर कोई गेमिंग में व्यस्त था। तभी वहां बैठा एक लड़का पूछता है कि यूगे कहाँ हैं। लियांगे बताता है कि यूगे अभी सो रहे हैं और अगर उन्हें डिस्टर्ब किया तो किसी की जान भी खतरे में पड़ सकती है। वह आगे कहता है कि वांग हाओ का मामला उतना बड़ा नहीं है और वह खुद ही इसे आराम से सुलझा सकता है, इसलिए यूगे को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। वह लड़का कहता है कि ठीक है, जैसा उन्हें सही लगे वह करें, बस यूगे के भाइयों का ख्याल रखा जाए और कोई गड़बड़ ना हो। लियांगे उसे भरोसा दिलाता है और काउंटर पर बैठे आदमी से अपने दोस्तों के लिए सिस्टम चालू करने को कहता है। तभी वहां बैठा एक लड़का चिल्ला उठता है क्योंकि उसे गेम में एक बहुत ही ढांसू वेपन मिल गया था और वह खुशी से पागल हो जाता है। हर कोई अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें जमाए बैठा था। वांग हाओ भी हेडफोन लगाकर गेम खेलने में मग्न हो जाता है, पर उसके दिमाग में अब भी वही बातें चल रही थी। एक तरफ वह चाहता था कि दोपहर जल्दी से आ जाए तो दूसरी तरफ उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। गेमिंग जोन के अंदर का माहौल पूरी तरह गर्म था, सभी लोग एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। तभी क्लॉक पर 12 बजते हैं और वांग हाओ तुरंत लियांगे को इशारा करता है। लियांगे देखता है कि 12 बज चुके हैं और वह तुरंत येजन को आवाज लगाता है कि वह जल्दी से वांग हाओ का मामला सुलझाने के लिए निकले। लेकिन येजन बिल्कुल आराम से हेडफोन उतारते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, पहले उसे गेम में इस मॉन्स्टर को खत्म करने दो। वह कहता है कि अभी तो स्कूल खत्म हुआ है और जू यंग और उसके लोग भी पहले खाना खाने जाएंगे, उन्हें हॉस्टल लौटने में कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। लियांगा ये सुनकर थोड़ा शांत होता है। तभी वहां बैठा गुस्से वाला लड़का कहता है कि खाने का वक्त हो गया है और किसी को जाकर खाना ऑर्डर कर देना चाहिए। एक लड़का तुरंत खाना लाने के लिए निकल जाता है और लियांगे अपने सभी दोस्तों के लिए भी खाना लाने को कहता है। वांग हाओ ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि ये लोग सच में बहुत अच्छे हैं जो न सिर्फ उसकी परेशानी दूर कर रहे हैं बल्कि उसे खाना भी खिला रहे हैं। वह तुरंत अपनी सीट से उठता है और बाहर की तरफ निकल जाता है। बाहर आकर वह पास की एक शॉप से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट्स खरीदता है और वापस गेमिंग जोन के अंदर आ जाता है। वह आकर लियांगे और बाकी दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक्स देता है। थोड़ी ही देर में उनका खाना भी आ जाता है और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते भी उनका ध्यान गेम पर ही था और माहौल काफी रिलैक्स्ड लग रहा था। खाना खत्म करने के बाद वांग हाओ एक सिगरेट सुलगाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। तभी येजन उसके पास आता है और कहता है कि अब वक्त हो चुका है और उन्हें निकलना चाहिए। वांग हाओ तुरंत तैयार हो जाता है। लियांगा उन्हें देखकर मुस्कुराता है और उन्हें इस मिशन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहता है। येजन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि लियांगे चिंता न करें, यह मामला वह आराम से संभाल लेगा। वांग हाओ पूछता है कि क्या लियांगे उनके साथ नहीं चल रहे। लियांगे मुस्कुराते हुए मना कर देता है और कहता है कि वह सब चेंगनन हाई स्कूल के हैं और वह एक वोकेशनल स्कूल का स्टूडेंट होने के नाते वहां चले तो यह देखने में बिल्कुल सही नहीं लगेगा। तभी जान क्लासरूम से बाहर आकर कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ। इसके बाद वांग हाओ जैसे ही हॉस्टल के कमरे का दरवाजा खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। वहां कुछ लड़के बैठकर ताश खेल रहे थे। उनमें से एक लड़का कहता है, अरे तुम वापस आ गए। तभी वांग हाओ देखता है कि एक लड़के ने अपने गंदे जूते सीधे उसके बिस्तर पर टिका रखे हैं। वांग हाओ मन ही मन सोचता है, यह तो मेरा बिस्तर है। तभी बिस्तर पर बैठा वो लड़का सिगरेट सुलगाते हुए बड़े घमंड से कहता है, तुम्हारा बिस्तर सच में काफी आरामदायक है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में वापस आने की हिम्मत करोगे। मुझे तो लगा था कि तुम डरकर डोंगुआन शहर वापस भाग गए हो। ये सुनकर बाकी लड़के भी हंसने लगते हैं। वांग हाओ अपनी मुट्ठियां भींचते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, जो यांग, हम दोनों एक ही शहर के हैं, तो फिर तुम्हारा इस तरह बार बार मुझे परेशान करना कहां तक ठीक है। जो यांग धुएं का कश लेते हुए कहता है, अगर हम एक ही शहर के हैं तो क्या हुआ, मुझे तुम्हें परेशान करना अच्छा लगता है। बस क्यों, क्या कर लोगे, क्या देख रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि दोपहर में तुम मुझसे दोबारा निपटोगे। लो, मैं यहीं खड़ा हूं, हिम्मत है तो मारो मुझे। जो यांग की ये बदतमीजी देखकर वांग हाओ का सब्र टूट जाता है और वो पूरी ताकत से उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ खाते ही जो यांग की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तभी वहां बाकी लड़के तमाशा देखने लगते हैं। इतने में जान दौड़ते हुए कमरे में आता है और कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पर? और वो बिना सोचे समझे जो यांग के पेट पर एक जोरदार लात मारता है जिससे जो यांग पीछे रखी कुर्सी से जा टकराता है। जान आगे बढ़कर जू यांग का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में दहाड़ता है, मेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जान का यह उग्र रूप देखकर कमरे में मौजूद बाकी लड़के भी बुरी तरह सहम जाते हैं।
तभी वहां खड़ा एक दूसरा लड़का लीजी आगे आता है और जान का हाथ पकड़कर कहता है, ये जान, क्या तुम इसे अच्छी तरह जानते हो? लीजी, ये तो सरासर दादागिरी है, इसने मेरे भाई के बिस्तर को पैरों से रौंद दिया। लीजी कहता है, लेकिन शुरुआत तो वांग हाओ ने ही की थी, उसने क्लासरूम में जो यांग को मारा था। इस पर जान पलटकर जवाब देता है, तो क्या जो यांग ने पहले उसके सिर पर चिकन की हड्डियां नहीं फेंकी थी? ऐसी हरकत भला कौन बर्दाश्त करेगा? अगर मैं उसकी जगह होता तो अब तक जो यांग का सिर धड़ से अलग कर चुका होता। ये तो वांग हाओ का सीधापन है जो उसने सिर्फ एक थप्पड़ मारकर छोड़ दिया। लीजी बात को संभालते हुए कहता है, जो भी हो, मारपीट करना गलत है। वांग हाओ को हमें इसका जवाब देना होगा। जान गुस्से में कहता है, तुम्हें कैसा जवाब चाहिए? वांग हाओ एक सीधा साधा लड़का है और तुम लोग रोज उसे परेशान करते हो। क्या तुम्हें इसमें बड़ा मजा आता है? लीजी कहता है, हमने उसे कब परेशान किया? जो यांग तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था और ये पागल हो गया। जान उसकी तरफ उंगली उठाकर कहता है, अच्छा, चबाई हुई हड्डियां किसी के सिर पर फेंकना मजाक होता है क्या? लीजी, हम भी काफी समय से बाहर रह रहे हैं, इसीलिए मुझे बच्चों जैसी कहानियां सुनाना बंद करो। लीजी थोड़ा शांत होते हुए कहता है, ठीक है, पहले तुम जो यांग को छोड़ो। अब जब बात यहां तक पहुंच ही गई है तो क्यों ना हम दोनों एक एक कदम पीछे हटें। मेरा मान रखते हुए इस मामले को यहीं रफा दफा करते हैं, क्या विचार है? तभी जो यांग बीच में बोलते हुए जान से पूछता है, कितने पैसे? जान हैरान होकर पूछता है, क्या? कौन से पैसे? लीजी भी चौंक जाता है। वांग हाओ, जरा यहाँ आओ, बताओ तुम्हें कितने पैसे दिए गए हैं, मैं तुम्हें उससे दोगुना देने को तैयार हूँ। ये सुनते ही जान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जू यांग को एक और जोरदार थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, भाड़ में गए तुम्हारे पैसे, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? वांग हाओ मेरा भाई है, समझा तुमने? मेरा भाई। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास थोड़े से पैसे क्या आ गए, तुम कुछ भी खरीद लोगे? ऐसा लगता है कि तुमने लीजी को भी पैसों के दम पर ही अपना चमचा बना रखा है। बताओ, उसे अपने साथ रखने के लिए कितने पैसे दिए हैं तुमने? लीजी बीच में आकर जान का हाथ रोकता है और कहता है, ये जान, अब बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हें काफी इज्जत दे दी, लेकिन तुम तो हद पार कर रहे हो। अगर वांग हाओ तुम्हारा भाई है तो जो यांग भी मेरा भाई है। तुम्हारा इस तरह उसे मारना बिल्कुल गलत है। बेहतर होगा कि हम बैठकर बात करें कि इस मामले को कैसे सुलझाना है। रोज रोज का ये ड्रामा ठीक नहीं है, क्यों? मैं सही कह रहा हूँ ना? जान कहता है, मैं भी तो यही कह रहा था, लेकिन तुम्हारे इस भाई ने मुझसे पैसों की बात शुरू कर दी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए बिकने वाला इंसान हूँ? लीजी मुस्कुराते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब इन बातों को छोड़ो, हम सब एक ही क्लास के छात्र हैं, रोज एक दूसरे के सामने आना है। मेरी मानो तो वांग हाओ बस जो यांग से माफी मांग ले और फिर हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। इस तरह यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जान साफ मना कर देता है, इस मामले में वांग हाओ की कोई गलती नहीं है, मैं आखिरी दम तक उसके साथ खड़ा हूँ। माफी मांगने या साथ में खाना खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लीजी जो यांग की तरफ देखता है और पूछता है, अब तुम ही बताओ कि क्या करना है? जो यांग गुस्से में कहता है, मुझे वांग हाओ की माफी नहीं चाहिए और न ही उसका खाना चाहिए, मैं बस उसके साथ 1-on-1 फाइट करना चाहता हूँ। लीजी हंसते हुए कहता है, यह भी सही है जान, क्यों ना हम दोनों इस मामले से दूर रहें और इन दोनों को आपस में ही अपना मामला सुलझाने दें। तभी वांग हाओ आगे आता है। वो जो यांग की तरफ देखता है जो कद काठी में किसी भालू जैसा मजबूत दिख रहा था। जान गुस्से में चिल्लाता है, तुम एक भालू जैसे दिखते हो, तुम्हारी क्या औकात जो वांग हाओ से अकेले लड़ोगे? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो यांग कहता है, मैं तुमसे नहीं, सिर्फ वांग हाओ से लड़ूंगा। अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो बात अलग है। वांग हाओ गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे मंजूर है। वो जानता था कि अतीत में उसे हमेशा कमजोरी की वजह से प्रताड़ित किया गया था। अगर उसे सच में मजबूत बनना है तो उसे इस ताकतवर दुश्मन के सामने खड़े होने का साहस दिखाना ही होगा। उसे यह कदम उठाना ही पड़ेगा। जान परेशान होकर उसके कंधे पकड़ता है और कहता है, वांग हाओ, तुम्हें इससे अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वांग हाओ मुस्कुराते हुए उसका हाथ हटा देता है और कहता है, मुझे इसके साथ अकेले ही लड़ने दो। दोनों लड़के कमरे के बीच में एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बाकी सब पीछे हट जाते हैं। जान आगे आकर फाइट के नियम तय करता है। पहला नियम, कोई किसी के बाल नहीं खींचेगा। दूसरा नियम, कोई किसी का चेहरा नहीं नोचेगा। और तीसरा नियम, कोई भी प्राइवेट पार्ट पर लात नहीं मारेगा। समझे? जो यांग अपनी उंगलियां चटकाते हुए तैयार हो जाता है। जान कहता है, तो फिर शुरू करो। और तभी वांग हाओ अपनी पूरी ताकत समेटकर पहला पंच जाओ यांग की तरफ चलाता है। लेकिन असलियत में वांग हाओ अभी जमीन पर गिरा हुआ था और जू यांग उस पर अपने मुक्कों की बरसात कर रहा था। वांग हाओ किसी भी तरह जू यांग का पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जू यांग गुस्से में लगातार उस पर हमला करता रहता है। वांग हाओ दर्द से रो रहा था, पर उसकी आंखों में आज एक अजीब सी आग थी। उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए वह आज हार नहीं मानेगा। अचानक वांग हाओ अपनी पूरी ताकत लगाता है और जू यंग को जमीन पर पटक देता है। अब बारी उसकी थी। वांग हाओ लगातार अपने मुक्के जू यंग के चेहरे पर बरसाने लगता है। वह तब तक नहीं रुकता जब तक कि जू यंग के चेहरे से खून न निकलने लगे। ये पल उसके लिए बहुत बड़ा था। इस एक पल के लिए उसने न जाने कितने सालों तक इंतजार किया था। अपनी पूरी भड़ास निकालने के बाद वांग हाओ वहीं जमीन पर गिर जाता है। उसे लगता है कि आखिरकार ये सब यहीं खत्म हो गया, पर असल कहानी तो अभी शुरू होनी बाकी थी।
जाओ यांग के दोस्तों को यह बिल्कुल हजम नहीं होता। वह गुस्से में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी येजन उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है। जू यंग का दोस्त गुस्से में कहता है कि जब जू यंग मार खा रहा था तो तुमने हमें क्यों रोका। येजन मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोग अगर चाहो तो सब मिलकर मुझसे लड़ सकते हो, पर तुम लोग वांग हाओ पर हाथ उठाने की औकात नहीं रखते, क्योंकि वह मिंगलियांग का भाई है। और यह नाम सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मिंगलियांग ये एक ऐसा नाम था जिससे पंगा लेने के बारे में यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। जू यंग के दोस्तों के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। वह समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने आज कुछ किया तो वह यहाँ से अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएंगे। वह तुरंत जू यंग को समझाते हैं कि चुपचाप हार मान ले। बेचारा जू यंग, जो कुछ देर पहले तक सबसे बड़ा बॉस बन रहा था, अब डर से कांप रहा था। वह लाचार होकर वांग हाओ के आगे झुकता है और उससे माफी मांग लेता है। ये जान भी वांग हाओ से कहता है कि अब बात यहीं खत्म कर दो। वह आगे से ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेगा। वांग हाओ को अपना वह बीता हुआ वक्त याद आने लगता है। कैसे जू यंग ने सबके सामने उसके सिर पर खाना फेंक कर उसकी बेइज्जती की थी, और कैसे उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठने पर मजबूर किया था। पूरे 3 साल की यह बेइज्जती वह सिर्फ एक सॉरी से कैसे भूल सकता था। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि बदले के थे। और तभी वांग हाओ ने कुछ ऐसा किया जिसको देखकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए। वांग हाओ उनसे कहता है कि तुम लोग चाहो तो अभी भी लड़ सकते हो, और फिर वह एक चिकन का बड़ा सा पीस निकालता है। वह ठीक वही करता है जो जू यंग ने कभी उसके साथ किया था। वह उस सॉस से भरे हुए चिकन को जू यंग के सिर पर रख देता है और सॉस उसके चेहरे पर गिरने लगता है। जाओ यंग की तो जैसे आवाज ही चली गई थी। वह बस चुपचाप खड़ा बेइज्जती सहता रहता है। वांग हाओ उसके पास आता है और धीरे से कहता है, तुम्हें क्या लगा था सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा? तुम पर अभी भी मेरा एक घुटना उधार है। जाओ यांग और उसके दोस्तों का घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। वांग हाओ एक ही आवाज में उन सबको वहां से निकलने के लिए कहता है। बिना एक लफ्ज कहे वह सब वहां से चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद वांग हाओ खिड़की के पास जाता है, वहां खड़े बाकी स्टूडेंट्स को देखता है और हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना, मैं तुम्हें कोई तमाशा नहीं दिखा पाया। उसके चेहरे का यह सुकून साफ बता रहा था कि पुराना वांग हाओ अब मर चुका है। लेकिन इस नए वांग हाओ की यह शुरुआत आगे उसकी जिंदगी में कौन सा नया तूफान लाने वाली थी। डॉर्मेट्री में खड़े लड़के घबराए हुए थे और कह रहे थे कि उनका मकसद झगड़ा बढ़ाना नहीं बल्कि मामला शांत करवाना था। लेकिन वांग हाओ उनकी बातों पर हंसने लगता है और कहता है कि वह कोई बेवकूफ नहीं है। वह उन्हें साफ बता देता है कि उन्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब वह खुद यहाँ से जा रहा है। इसके बाद वांग हाओ अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है, जबकि बाकी लड़के कॉरिडोर से उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। बाहर आते ही उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या उसका गुस्सा शांत हुआ, और कहता है कि बदला लेना ही एक असली मर्द की पहचान है। वांग हाओ को पहले कभी ऐसे मामलों में पड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसका दोस्त पुरानी बातें याद करते हुए काफी जोश में था और अपनी तारीफ किए जा रहा होता है। वे सब सीधे एक इंटरनेट कैफे में पहुंचते हैं, जहां उनका एक सीनियर गेम खेलने में बिजी था। जब सीनियर वांग हाओ के चेहरे पर चोट के निशान देखता है तो वह अचानक गुस्से में आ जाता है। उसका दोस्त बीच बचाव करते हुए बताता है कि जू यांग ने वांग हाओ को अकेले लड़ने के लिए उकसाया था और वांग हाओ ने खुद इस चुनौती को स्वीकार किया। सीनियर का गुस्सा अब भी कम नहीं हो रहा था और वह कहता है कि उसने एक छोटा सा काम दिया था, पर उन्होंने उसके भाई को पिटवा दिया। वांग हाओ मामला संभालते हुए कहता है कि यह सब उसकी अपनी मर्जी से हुआ था और जू यांग की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। मामला शांत होने पर सीनियर उसे आराम करने के लिए कहता है और उसका दोस्त उसे कैफे के सोफे पर